बनाया जाएगा तब वहां पर समास की संरचना होती है। तो ये 4 विधियां हैं हमारी हिंदी में शब्द रचना करने के। अब ये जो 4 विधियां हैं उसमें सबसे पहली विधि का नाम है संधि। सबसे पहले विधि को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब ये संधि है क्या? देखो, लिखना नहीं है, अभी समझने वाली चीज ज्यादा है ना। संधि है क्या? संधि कब बनती है? संधि का यदि आप एकदम एकदम लिटरल अर्थ लेंगे ना, एकदम सामान्य सा अर्थ लेंगे, तो संधि यानी होता है जॉइंट। होता है कि नहीं? संधि मतलब क्या होता है? जॉइंट होता है सर। जॉइंट कब बनता है? जैसे मान लो हमारे पास 2 ऐसे धागे हैं, इन धागों को हमको जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं? पहले धागे का अंतिम सिरा लेते हैं, दूसरे धागे के पहले सिरे के नजदीक ला करके इन धागों के सिरों के बीच में क्या कराते हैं? संक्रिया कराते हैं। उस संक्रिया के कारण धागे की जो आकृति है वो यहां थोड़ी सी बदल जाती है, गांठ पड़ जाती है। इसी जगह को आप क्या बोलते हो? बोलते हो ना, इसी जगह को जॉइंट बोलते हो। वैसे ही जब आप संधि के द्वारा शब्द रचना करते हैं तो यहां बेसिकली जोड़ा जाता है किनको? 2 शब्दों को। ये रहा शब्द नंबर 1 और ये रहा शब्द नंबर 2। इनको आप जोड़ेंगे। ठीक है, इनको आप जोड़ेंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकाला जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसका मेल कराया जाएगा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से। समझ आई कहानी? ठीक है, क्योंकि शब्द किससे मिलकर के बना होता है? वर्णों से। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाएगा, दूसरे शब्द के पहले वर्ण के नजदीक लाया जाएगा, इनके बीच में संक्रिया होगी और संक्रिया के परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसी परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? क्लियर है? तो संधि 2 वर्णों के मेल से शब्द में उत्पन्न होने वाला विकार होता है। क्लियर यहां तक? ठीक। अब यदि हमारी हिंदी की वर्णमाला देखें तो हमारी हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। कौन कौन से सर? सबसे पहले हमारे यहां पाए जाते हैं स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, और तीसरे वर्णों का नाम है विसर्ग वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण। इसीलिए हमारे यहां संधि के भेद भी कितने होते हैं? 3। संधि के भेद भी होते हैं कितने? 3। कौन से 3? सबसे पहली संधि का नाम है स्वर संधि। और ये कब हमको दिखाई पड़ती है? जब किसी स्वर वर्ण का मेल दूसरे स्वर से होता है तो शब्द में उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये कि जब ऐसी स्थिति हो कि पहला शब्द स्वर पर समाप्त हो, ये देखो है कि नहीं, पहला शब्द कहां समाप्त हो? स्वर पर, और दूसरा शब्द भी कहां से प्रारंभ हो? स्वर से। तो ऐसी स्थिति में जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है स्वर संधि। क्लियर है? पहला शब्द कहां समाप्त होगा? स्वर पे। दूसरा शब्द आरंभ कहां से होगा? स्वर। अब वो स्वर कोई भी हो सकता है, आ यहां हो सकता है, ई यहां हो सकता है, ए यहां हो सकता है, या ए यहां हो सकता है, आ यहां हो सकता है। वो बात की बात है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है कि यदि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हुआ तो संधि कौन सी होगी? हाँ। अब दूसरी संधि का नाम है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि हमको कब दिखाई पड़ती है? जब, इसकी परिभाषा ये कहती है कि जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तो शब्द में उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। मतलब यहां से 3 प्रकार का कंडीशन बन सकता है। क्या क्या कंडीशन? पहला कंडीशन ये कि पहला शब्द व्यंजन पर समाप्त हो
और दूसरा शब्द किसी स्वर से आरंभ हो। यहां व्यंजन हो, यहां स्वर हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह बन सकता है कि पहला शब्द व्यंजन पर समाप्त हो और दूसरा शब्द किसी व्यंजन से आरंभ हो। इस स्थिति में भी जो विकार उत्पन्न होगा उसको कहा जाएगा व्यंजन संधि। और तीसरा कंडीशन ये कि जब पहला शब्द किसी स्वर पर समाप्त हो और दूसरा शब्द किसी व्यंजन से आरंभ हो, तो इस स्थिति में भी जो उत्पन्न विकार होगा उसको कहा जाएगा व्यंजन संधि। क्लियर है? तो व्यंजन संधि 3 स्थितियों में संभव है। व्यंजन धन स्वर, व्यंजन धन व्यंजन, स्वर धन व्यंजन। क्लियर? अब तीसरा कंडीशन या तीसरी संधि, तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। तीसरी संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि की परिभाषा कहती है कि जब किसी विसर्ग वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो शब्द में उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग संधि में एक कंडीशन तो हो सकता है कि पहला शब्द विसर्ग पर समाप्त हो और दूसरा शब्द किसी स्वर से आरंभ हो। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि पहला शब्द विसर्ग पर समाप्त हो और दूसरा शब्द किसी व्यंजन से आरंभ हो। ध्यान रखना कि स्वर धन विसर्ग या व्यंजन धन विसर्ग या विसर्ग धन विसर्ग की स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विसर्ग से कभी भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। देखियो, कभी विसर्ग से पहला शब्द नहीं होता ना। मतलब ये जो कंडीशन है ये यहां पर आ नहीं सकता। आ सकता है क्या? यहां नहीं आ सकता सर। मतलब ये कंडीशन संभव नहीं है। इसीलिए ना तो स्वर धन विसर्ग हो सकता है, ना व्यंजन धन विसर्ग हो सकता है, और ना विसर्ग धन विसर्ग हो सकता है। अब ये कहां काम आएगा? ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में काम आएगा। क्वेश्चन पूछेगा असत्य कथन का चयन करो। ध्यान से सुनना। किसी स्वर वर्ण से मेल से, ठीक है, किसी स्वर वर्ण से मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। किसी व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से व्यंजन संधि होती है। किसी विसर्ग वर्ण के साथ विसर्ग वर्ण के मेल से विसर्ग संधि होती है। पकड़ा गया सर? पकड़ा गया है नहीं? और मान लो यहीं रहता किसी स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से व्यंजन संधि होती है तो भी सही था, है कि नहीं? किसी विसर्ग वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग संधि होती, सही है। समझ आ रही कहानी? हाँ। तो स्वर वर्ण को जब स्वर से मिलाओगे तो स्वर संधि होगी, व्यंजन को व्यंजन से मिलाओगे व्यंजन संधि होगी, लेकिन विसर्ग से नहीं मिलता। क्लियर है? ठीक। चलो, तो ये स्टेटमेंट वाली बात आएगी, ये आपके काम बाद में। ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई आपकी संधि की सामान्य जानकारी कि संधि जो है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। कंडीशन भी क्लियर है? क्लियर है ना कंडीशन? हाँ। अब एक एक करके हमको सबको पढ़ना है। ठीक है। इसके लिए जगह छोड़ देना अगर छोड़ना है तो, वैसे छोड़ ही देना लिखने के लिए। अब पहली संधि हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहली संधि का नाम है स्वर संधि। सबसे पहली संधि का नाम क्या है? स्वर संधि। लिखेंगे इसकी परिभाषा। जब किसी स्वर वर्ण का मेल दूसरे स्वर से होता है, जब किसी स्वर वर्ण का मेल दूसरे स्वर से होता है तो शब्द में उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं।
ठीक है। तो स्वर संधि ऐसी संधि है जिसमें स्वर वर्ण का मेल होगा स्वर वर्ण से। ठीक, अब समझने वाली बात है, कॉपी पेन रख देना। ठीक है, कॉपी पेन एकदम रख दो, क्योंकि अब संधि की प्रक्रिया मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, देखो, स्वर संधि की शुरुआत होती है उन 4 मूल स्वरों से। याद है 4 मूल स्वर? आ, ई, ओ, री। ये जो 4 स्वर हैं इनको कहा था हमने मूल स्वर। याद है? मूल स्वर हमने इनको इसलिए कहा था क्योंकि इन्हीं 4 स्वरों से बाकी सभी स्वरों की रचना होती है। पढ़े थे? कैसे होती है सर? संधि की संक्रिया के दौरान होती है। सबसे पहली जो संक्रिया स्वर संधि के अंतर्गत कराई जाती है, अभी ये मान के चलो केवल 4 स्वर है हमारे पास और कोई स्वर नहीं है, तो सबसे पहली जो संक्रिया संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत कराई जाती है, वो ये है कि सर सजातीय स्वरों को आपस में मिलाया जाता है। किसका मेल कराया जाएगा? सजातीय स्वरों को आपस में मिलाया जाता है, सजातीय स्वरों का मेल कराया जाता है। अब सबसे पहली बात तो हमको यह जानना जरूरी है कि सर ये सजातीय स्वर क्या होते हैं। वन लाइनर फैक्ट, ठीक है। सजातीय स्वर होते हैं, उच्चारण स्थल में समान होते हैं, उच्चारण काल में समान होते हैं, मात्रा में समान होते हैं। किस पर समान होते हैं? सभी में समान होते हैं ना। ठीक है, ये जो सजातीय स्वर हैं, सजातीय स्वर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समान उच्चारण स्थल से उच्चारित होते हैं। ठीक है, सजातीय स्वर समान उच्चारण स्थल के आधार पर सजातीय होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो सजातीय स्वर का मेल कराना है हमको, मतलब ऐसे स्वरों का मेल कराना है जो समान उच्चारण स्थल से उच्चारित होते हों। कल ही पढ़े उच्चारण स्थल स्वरों का। चलो, अब उम्मीद कर रहा हूं बताओगे। आ का उच्चारण स्थल क्या होता है? बहुत बढ़िया। ई का? चा मतलब तालु, बहुत बढ़िया। आगे? ओ मूर्धा से, ओष्ठ से, पूयर है नहीं, और री टा श्रीर मूर्धा, ऐसे याद आना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो आ का उच्चारण स्थल कंठ है, ई तालु है, ऊ ओष्ठ है, री मूर्धन्य है। ये तो आपस में तो सजातीय नहीं है सर, लेकिन आ का सजातीय आ तो हो सकता है कि नहीं? आ का सजातीय आ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। वैसे ही ई का सजातीय, ई की सजातीय ई हो सकती है। वैसे ही ऊ का सजातीय ऊ हो सकता है, और री का सजातीय हो सकता है कौन? री हो सकता है सर। ठीक है, ये परस्पर सजातीय हो सकते हैं। तो जब आ से आ का मेल कराया जाता है तो यहां से बनता है क्या? आ। ई से ई का मेल कराने पर बनती है दीर्घ ई। ऊ से ऊ का मेल कराने पर बनता है दीर्घ ऊ। री से री का मेल कराने पर बनता है दीर्घ री। लेकिन चूंकि ये हमारी वर्णमाला का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हमारी वर्णमाला में, इसमें संधि की प्रक्रिया में शामिल नहीं करते। मतलब हमारे पास आ वाली संक्रिया बची, ई वाली और ओ वाली। ठीक, अब यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आ और आ का उच्चारण स्थल समान होता है, मतलब ये भी आपस में क्या है? सजातीय हैं। और चूंकि ये आपस में सजातीय हैं, इसीलिए यहां से इनके लिए 4-4 संक्रिया प्रत्येक के लिए बनाई जा सकती है। कैसे 4? एक तो बना आ धन आ, दूसरी संक्रिया यहां से बन सकती है आ धन आ, तीसरी संक्रिया बन सकती है आ धन आ, और चौथी संक्रिया यहां से बन सकती है आ धन आ। 4 संक्रिया बन गई। चारों ही संक्रियाओं का जो प्रोडक्ट होगा ये होगा आ। क्लियर है? वैसे ही ई के लिए 4 संक्रिया बनेगी। ई धन ई बराबर दीर्घ ई, तो सर ई धन दीर्घ ई भी हो सकता है। दीर्घ ई पहले आकर के लघु ई से संक्रिया कर सकती है,
और चौथी संक्रिया बनेगी दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से। चारों ही स्थितियों का उत्पाद जो है वो है दीर्घ ई। क्लियर? ऊ के लिए 4 संक्रिया बन सकती है, ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ। तीसरी संक्रिया बनेगी दीर्घ ऊ धन लघु ऊ, और चौथी संक्रिया बनेगी दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ। चारों ही स्थितियों का उत्पाद क्या बनने वाला है? दीर्घ ऊ बनने वाला है। क्लियर है? तो चूंकि इस संधि में हमको 3 नए स्वर मिल रहे हैं, देखो 3 नए स्वर मिले ना, आ मिला, दीर्घ ई मिली और दीर्घ ऊ मिला। चूंकि इस संधि के द्वारा लघु स्वरों का दीर्घ रूप हमको प्राप्त हो रहा है, मिल रहे हैं? चूंकि इस संधि के द्वारा लघु स्वरों का दीर्घ रूप हमको प्राप्त होता है, इसीलिए इन 12 संक्रियाओं को नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? तो इनको दीर्घ स्वर संधि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस संधि के द्वारा बनने वाले जो स्वर हैं वो लघु स्वरों की तुलना में दीर्घ मात्रिक होते हैं सर। क्लियर है? बड़ी मात्राओं वाले होते हैं और इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर? ठीक है यहां तक? चल, तो ये तो हो गई बात दीर्घ स्वर संधि की। अब ये संधि काम कैसे करती है तो देखो, एकदम बेसिक एक एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, है ना, समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम धन अवतार। राम धन अवतार, अरे लिखना नहीं, देखना इधर। रामावतार बनेगा सर? हाँ पता है ना। देखो बनता कैसे, संधि काम कैसे करती, वो देखो, प्रोसीजर देखो। राम शब्द लिखा है, राम शब्द को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? र धन आ धन म धन आ, लिख सकते हैं ऐसा। और अवतार शब्द को आ धन व धन आ धन त धन आ धन र धन आ, लिख सकते हैं ऐसा। बहुत बढ़िया। अब संधि जब होती है तो मैंने आपको बताया पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया जाता है और इनके बीच में संक्रिया होती है। पढ़े हैं ना? तो ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। इनके बीच में जब संक्रिया होगी तो हमको पता है कि आ और आ के मेल से क्या बनता है? आ, मतलब इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया जाएगा? आ। यही वो विकार है जो हमको आगे जाके शब्द में दिखने वाला है। समझ आई बात? विकार मतलब परिवर्तन, विकार मतलब खराबी नहीं होता, विकार मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है? तो आ और आ के मेल से क्या बना? आ, मतलब इन दोनों की कहानी अब हो गई खत्म। ठीक? अब स्वरों की एक प्रवृत्ति होती है, एक नेचर होता है। क्या नेचर होता है सर? नेचर ये होता है कि कोई भी स्वर हो वो अपने ठीक पहले वाले व्यंजन पर जाकर के मात्रा लगाता है। ये देखो, दिख रहा है ना? ये आ की मात्रा किस पे लगी थी? रा पे। आ की मात्रा किस पे लगी थी? ता पे। वैसे ही यहां पर क्या बना है? आ स्वर है। स्वर है तो स्वाभाविक सी बात है ये किधर गति करेगा? अपने ठीक पहले वाले व्यंजन की तरफ। ठीक पहले वाला व्यंजन कौन है? मां। तो मां पर अपनी मात्रा लगाएगा और बन जाएगा मां। ठीक? अब रा और आ का मेल करने पर बनेगा रा। वा और आ का मेल करेंगे तो बनेगा वा। ता और आ का मेल होगा, बनेगा ता। रा और आ के मेल से बन जाएगा रा। अब संधि के परिणाम स्वरूप शब्द तो बन गया रामावतार, लेकिन ध्यान दो, क्या संधि के पहले ये चिन्ह कहीं पर भी था? संधि के बाद दिखा, मतलब यही वो विकार है जो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ है। समझ आई बात? और जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना तो इसी जॉइंट को तोड़ना पड़ेगा सर। तोड़ते किसको है? संधि को। संधि विच्छेद, संधि को तोड़ते हैं हम लोग, तो इसी आ को हमको तोड़ना होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ऐसे काम करती है संधि।
अब आप बोलोगे सर एग्जाम हॉल में इतना तमाशा करते बैठे रहना है क्या? अरे नहीं करना है। देखो वहां पर आप इसको समझना, अगर राम अवतार है ना तो मैं राम को ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान देना, राधन मधन अ लिख सकता हूं, और अवतार को आधन वतार लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो मतलब है किससे, पहले शब्द के आखिरी वर्ण से दूसरे शब्द के, तो मैं ऐसे निकाल लिया, आ और आ का मेल हुआ, आ बना, जा करके जुड़ेगा मां से, ये बन गया मां। पीछे क्या बचा, अंत में क्या बचा? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एग्जाम में अगर संधि का क्वेश्चन आता है तो ऐसे बनाना, ठीक है। लेकिन अगर वर्ण विन्यास का वर्ण विन्यास वाला क्वेश्चन आ गया, मेंस में बहुत उम्मीद रहता है उसका, ठीक है। मेंस में क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है कि नहीं, तो उसके पास वैरायटी भी तो चाहिए क्वेश्चन के। कितना क्वेश्चन देगा वो, फलाना शब्दों में संधि करो या फलाना शब्द में संधि बताओ, वो नया वैरायटी खोजेगा, और वैरायटी खोजेगा तो एक विकल्प उसको शानदार ये मिलता है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन कई बार आता है कि फलाना शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा। तो वर्ण विन्यास में जितना हाथ तेज रहेगा ये उतनी आसानी से बना पाओगे, उतना टाइम बचा पाओगे अपने लिए। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अंग्रेजी के लिए क्योंकि टाइम चाहिए होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटे हैं, कम से कम 1.25 घंटे आपको अंग्रेजी बनाने में लगेगा। क्वेश्चन भले कम है, क्वेश्चन भले कम है, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो लगेगा यार, कम से कम, ठीक है। अंग्रेजी में मतलब पहले पेपर में अगर टाइम शॉर्ट हो रहा है तो उसका बड़ा रीजन होगा अंग्रेजी। हिंदी नहीं है सर कारण, हिंदी जल्दी बन जाएगी देखना, ठीक है। टाइम कहाँ लगाना पड़ेगा? अंग्रेजी में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास टाइम होना भी तो चाहिए। अब 2 घंटे में 1.5 घंटा हिंदी को दे दोगे तो सर आधे घंटे में अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन बना लोगे? नहीं बना पाओगे ज़्यादा। आपको टाइम को भी मैनेज करते हुए चलना रहेगा, मेंस में खासकर। क्लियर है? प्री में तो है नहीं, 5 ही क्वेश्चन है अंग्रेजी का, तो उतना दिक्कत है नहीं, है नहीं। गणित रीजनिंग के हैं सर 20 क्वेश्चन है। हाँ, किसमें? 5 क्वेश्चन है यार, 5 क्वेश्चन होगा ना। 35 जीएस का है नहीं, 5 अंग्रेजी का होगा। 5 15 नंबर का रहता है, 15 नंबर मतलब 5, है नहीं। हाँ, 30 नंबर की हिंदी है, सिलेबस देख लो। हाँ, तो अरे प्री में क्वेश्चन 5 होगा ना, हिंदी के 10 क्वेश्चन है, हिंदी 10 होगा ना, अंग्रेजी बोल रहा हूँ यार मैं। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं सिलेबस कब से गलत भी याद रखने लग गया। 5 ही होता है अंग्रेजी, है ना। हाँ, ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। ओके। हाँ, मेंस में मान के चलो आएगा लगभग 37 क्वेश्चन लगभग आता है, ठीक है। 37 क्वेश्चन जो है, 37 क्वेश्चन लगभग वो आपके अंग्रेजी के आते हैं, ठीक है। बाकी 63 क्वेश्चन जो है वो हिंदी, ठीक है। चलो ये समझ आ गया। तो वर्ण विन्यास को सीखना पड़ेगा, और इसका एक बेनिफिट बता रहा हूं, अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसे वाले क्वेश्चन, इसका वर्ण विन्यास करो, इसका वर्ण विन्यास करो, ये लो, इसका वर्ण विन्यास करो, या दे देगा ऐसा, इसका वर्ण विन्यास करो, ठीक है, छोटी ही वाला, सॉरी, इंद्रिय, इंद्रिय, ऐसा, ये वर्ण विन्यास करो बोल देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने आना चाहिए। ऐसा दे दिया द्वा वाला, द्विवेदी, ऐसा, है ना। उद्धरण, वर्ण विन्यास करो, आपको दे देगा ऐसा, चिन्ह शब्द का वर्ण विन्यास करो। आधे ज्यादा लोग गलत करके आएंगे, मैं बता रहा हूं, और यही जगह रहेगी जहां हम लीड लेंगे। समझ आई बात? ठीक है, यही जगह है जहां से हमको लीड लेना है। ऐसे क्वेश्चन होते सरल हैं लेकिन लोगों से बनते नहीं हैं, जैसे वो वर्णों और अक्षरों की संख्या वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में लीड लेने का बहुत अच्छा मौका। बाकी कॉमन क्वेश्चन तो सब बनाएंगे। अब पूछ लेगा कमल का पर्यायवाची क्या है, तो कौन नहीं बनाएगा बताओ तो, है? आप भी बनाओगे, वो भी बनाएगा, कोई अंतर हुआ नहीं ना।
अंतर जहां क्रिएट होगा ना उस पर थोड़ा सा फोकस करना। क्लियर है? ठीक है ना, बेसिक चीजों को तो क्लियर करना ही है, लेकिन जो अंतर करने वाली चीजें ना उनको फोकस करना। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसके उदाहरण, ये तो हमने देख लिया रामधन अवतार कैसे काम करता है, समझ आ गया। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे मान लो शब्द लिखा हुआ है धन, धन अर्थी, ऐसा। तो धन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, आ धन, ऐसा, ना धन आ, और अर्थी को आ धन रा धन थी लिखूंगा। समझ आई बात? और वर्ण विन्यास जब करूंगा तो रा धन था धन ई हो जाएगा। क्लियर है? रा जो होता है ना वो हमेशा स्वरों के विपरीत दिशा में गति करता है। स्वर जो होते हैं, मैंने बताया ना, स्वर जो होते हैं वो इधर गति करते हैं, रा उधर भागता है। इसीलिए कहीं पर भी ये लगा हो ऐसा, 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 ये कहीं पर भी ये वाली मात्रा लगी हो, इसका उच्चारण उस व्यंजन के पहले होता है जिस पे ये लगा होता है। ठीक है, तो अर्थ यहां है र, कर्म यहां है म, धर्म यहां है ध्र। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को अपने को सीखना है। चलो, तो धन, धन अर्थी, तो यहां से आ से आ का मेल होगा, होगा ना? क्या बनेगा? आ जाकर के जुड़ेगा ना, रा जाकर के वापस मिलेगा थी से, ये बन गया ऐसा, पीछे क्या बचा? ऐसा। क्लियर है? ऐसे ही ई वाले उदाहरण भी बनेंगे। आ वाले एक दो और देखते हैं। जैसे शब्द लिखा हो विद्याधन अभ्यास, ठीक है, तो विद्या को, ये देखो अब इसको तोड़ना है, ये देखो दिख रहा है ना, ये कैसे टूटेगा ये, तो आप इसको तोड़ेंगे वा धन ई, तोड़ सकते हैं, वा धन ई तोड़ लेना। द्या जो होता है ना ये होता है द धन या धन आ, ये विद्या का वर्ण विन्यास हो गया। ठीक है, अब अभ्यास शब्द को तोड़ना है तो आ धन भा धन या धन आ हो जाएगा। ध्यान रखना भा आधा है, आधा होने का मतलब होता है स्वर रहित तो होना, स्वर नहीं होता उसके साथ। ठीक है, धन सा धन आ जोड़ लेना उसको। संधि होगी कहां? विद्या, आ है, शुरुआती वर्ण यहां पे आ है, क्या बनेगा यहां से? आ जा करके जुड़ेगा, ये बन गया या, ये रहा आधा द, हमको पता है कि आधा द मिला या द्या होता है, पीछे छूटा क्या? वी, इधर क्या बचा? आधा भा मिला यास, क्या बन गया? विद्याभ्यास। क्लियर है? हाँ, तो यहां से एक चीज और सीख लो, कठिन दिख रहा हो शब्द तो छोड़ना नहीं है, पहले शब्द का आखिरी निकालना है, दूसरे शब्द का पहला निकालना है, जो संक्रिया होगी वो संक्रिया कराना है, खत्म। अब वो शब्द पढ़ने में मुझे अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे, लेकिन वो शब्द बना है तो बना है। समझ आई बात? ठीक है, हाँ। चलो, तो ये तो हो गई बात आ वाले। ऐसे ही ई वाले उदाहरण बनेंगे। जैसे जैसे शब्द लिखा है मुनि धन इंद्र, अब देखो इंद्र में द्र को तोड़ना सीखना है। ठीक है, मुनि मा धन ऊ धन ना धन ई लिख सकते हैं ऐसा, और इंद्र को जब तोड़ेंगे तो ई धन ना धन दा धन र धन आ। अब यहां से क्या समझना है सर? द्रा में दा आधा होता है, रा पूरा होता है, इसलिए लोग गलती करते हैं। द्रा दिखाई पड़ रहा है ना, देखने से ऐसा लग रहा है द पूरा है और रा आधा है 180 डिग्री उल्टा, द आधा है रा पूरा है सर। क्लियर है? दिख रहा है ना? हाँ, कोई भी मात्रा लगाओगे ना वो रा पर लगेगी, द पे नहीं लगेगी। उच्चारण करो, जैसे जैसे इसका उच्चारण करना। हाँ हाँ, अब जरा द्र वाली जगह पे पहुंचोगे ना तो धीरे हो जाना, और ये देखना ई की मात्रा लगाए किस पे हो। उच्चारण करो, इंद्री, री आया,
मतलब र पर लगी है सर मात्रा, और जिसके साथ स्वर लगा होता है वही व्यंजन तो पूरा होता है। समझ आई बात? ठीक है। तो इंद्रिय, तो इंद्रिय जब बोल रहा हूं तो द धन र धन ई है ये। समझ आई बात? रा पूरा है, द आधा है। वैसे ही यहां पर इंद्र जब बोल रहा हूं तो द आधा है और रा पूरा है। ठीक, वर्ण विन्यास सीखने वाली चीज। अब संधि होगी यहां पर ई और ई में, क्या बन जाएगा यहां से? दीर्घ ई। दीर्घ ई जाकर के जुड़ेगा किससे? न से, ये बन गया नी। पीछे क्या बचा है? मुंह। अंत में क्या बचा? आधा ना मिला द्र, शब्द क्या बन गया? मुनीन्द्र। क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही ऊ वाले उदाहरण भी बनेंगे। कैसे बनेगा? जैसे एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, जैसे भूधन ऊर्ध्व। अब इसको तोड़ना सीखो। ये कैसी स्थिति है? जहां पर र तो है लेकिन उसके ठीक पहले वाला वर्ण आधा है, तो इसके उच्चारण में लोग बहुत गलती करते, मतलब इसके वर्ण विन्यास में बहुत गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? ऊ धन ध धन र धन व। नहीं सर, ऊ धन र धन ध धन व है। ये उच्चारण करो। देखो, कभी भी उच्चारण में फंसो, मतलब कभी भी वर्ण विन्यास में फंसो ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना हिंदी के बारे में, कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। मतलब जिस क्रम में वर्णों का उच्चारण होगा उसी क्रम में वर्णों को बोला भी जाएगा, मतलब उसी क्रम में लिखा भी जाएगा। जिस क्रम में आप उच्चारण करते हो वर्णों का, उसी क्रम में आप लिखोगे भी वर्ण विन्यास में। जैसे आप इसको क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? शांत रहना, हाँ बताओ। ऊर्ध्व। इसको कैसे पढ़ते हो? ऊर्ध्व। अब देखो आप इसका उच्चारण कैसे कर रहे हो, ध्यान देना। ऊर्ध्व, ये कर रहे हो उच्चारण? तोड़ लो, हो गया उच्चारण, हो गया इसका वर्ण विन्यास। और एक चीज ध्यान रखना, दीर्घ है मतलब ये मत करना कि सर छोटा ऊ धन छोटा ऊ कर दिए, नहीं, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। ठीक है। तो दीर्घ उ धन रा धन धा धन वा धन आ, ये इसका वर्ण विन्यास होगा। क्लियर है? सीख गए ना? हाँ। चलो, तो भू धन ऊर्ध्व, तो भू को भा धन दीर्घ उ लिख सकते हैं। दीर्घ उ धन आधा धा मिला वा और उस पर आरेफ। क्लियर है? जल्दी कैसे बनाना, ये तो तोड़ने वाला काम हो। दीर्घ उ से दीर्घ उ मिलेगा, क्या बनेगा? दीर्घ उ जाएगा किस पे? ये बन गया भू, ये तो खत्म। ये बचा आधा धा वा और उस पर आरेफ, बन जाएगा भूर्ध्व। क्लियर? ठीक है। चलो अब क्वेश्चन दूं, बनाओगे? चलो लिखो क्वेश्चन। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन का वर्ण विन्यास कर लेना, जिनको बताऊंगा उनको क्लास में वर्ण विन्यास कर लेना। ठीक है। हाँ, चलो लिखो क्वेश्चन। पहला पहला क्वेश्चन है कल्प धन अंत ज्ञान धन आशय विद्याधन अर्थी महाधन आशय इति धन इति प्रतिधन इति, इसका वर्ण विन्यास करना। ठीक है। ये अर्थी वाले का भी कर लेना, इसका वर्ण विन्यास। सातवां मुनि धन ईश ज्ञानी धन ईश ज्ञानी धन
ईश, महीधन, इप, महीधन, इंद्र, लघुधन, ऊर्जा, भानुधन, उदय, वधूधन, उपकार, चलो बनाओ। एक मिनट, सिलेबस को दिखाना तो भाई, दिखा दो दोस्त। एक वीडियो डलवा देता हूँ लिंग वचन काल वाली, उसको देख लिए रहना, ठीक है? उसको देख लिए रहना, भले बाद में और पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को लग रहा है उस टॉपिक तक पहुँच भी नहीं पाऊंगा मैं, है ना? हाँ, तो उसका कम से कम, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्री तक, कम से कम उस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके, 2-3 घंटे की वीडियो होगी, उसमें लिंग वचन काल तीनों कवर है, ठीक है? देख लिए रहना, बाकी अगर बच गया तो मेंस में देखेंगे उसको, ठीक है? ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। केवल उच्चारण के आधार पर सजाती स्वर बोली, लेकिन यही कुछ नहीं यदि वर्ण में आ जाएगा तो कभी लेना पड़ेगा। मतलब उच्चारण के आधार पर, स्थान के आधार पर और मात्रा और समय। नहीं, कैसे तो आ और आ कैसे मात्रा के आधार पर समान कैसे हो गए? तो सजातीय वर्ण में आ और आ कैसे समान उच्चारण टाइम के हो जाएंगे, उच्चारण काल के हो गए क्या? केवल उच्चारण स्थल के आधार पर, नहीं तो आ और आ, तो आ का उच्चारण तो दुगुना होता है ना भाई, नहीं होता आ से, लेकिन आपस में सजातीय हैं कि नहीं? हाँ, तो उच्चारण काल या मात्रा वो डिपेंड, वो नहीं करता, केवल उच्चारण का उच्चारण स्थल, ठीक है? बना वो किताब उठा के और बना उदाहरण। हलंत 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 हलंत, हलंत लगाना जरूरी है, ठीक है? बिना हलंत के वर्ण विन्यास गलत हो जाता है। बनाते सगा, बन गए, पूरा बन गए? हाले बना बना बना, आराम से बना।
कोई हड़बड़ी नहीं, सीखने वाला स्टेज है अभी। ये सीख गए तो वो उपसर्ग उपसर्ग फिर खेल हो जाएगा, आसान लगने लगेगा चीजें। ई कहाँ गएगा? पहला वाला ई तो है ना, हाँ तो पहला वाला ई को लगाओ ना। हाँ अब ठीक है, यही गलत, पूरा को तोड़े गलत हो ना। ऐसे लग रहा है ना प पूरा है और रा आधा है, नहीं, प आधा है र पूरा है। प धन र धन आ है, ये र यहाँ लिख दे, ले फिर से कर ले। प धन र धन आ, र में भी हलंत, हाँ हलंत वलंत लगाओ मैडम, बिना हलंत के गलत हो जाएगा वो। ज्ञानी धनीश, ज्ञानेश तो नहीं बना दिए हो? ज्ञानेश तो नहीं बना दिए हो हैं? हाँ नहीं बनेगा भाई, नहीं नहीं, इसको ज्ञा धन आ सीधे लिखो ना, ठीक है, ना तोड़ने की जरूरत नहीं है। जा धन इया धन आ, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों को नहीं भी तोड़ोगे ना तो चलता है। जैसे वो द्या है तो द्या को मैं द्या धन आ लिख देता तो भी चलता, अंतर नहीं आता, कुछ अंतर नहीं आता, वो मैं आपको बताने के लिए उसको तोड़ा था, ठीक है। हलंत लगाओ, हमें हलंत लगेगा, गलत नहीं तोड़े हो। द कहाँ है? द धन र धन आ, न के बाद द आएगा, धा नहीं है, ये द्या है, द्या। ये तीनों में अंतर पता है कि नहीं? ये 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 देखे हो ऐसा? दिया है वो आधा द मिला या, ये और ये सेम है, ठीक है। ये आधा द मिला म है, जैसे पद्म, पद्मिनी, पद्मावती पुरी, है नी, ये आधा द मिला म है, ये आधा द मिला या है, ये धा है त वर्ग का चौथा वर्ण, ये घ है क वर्ग का चौथा वर्ण, ठीक है। अभी जो आप विद्या लिखे हो ना उसमें ये लगा हुआ है, ये आधा द मिला या है वो, ठीक है। तोड़ो उसको, बना। चलो पहला शब्द देखते हैं। देखो पहला शब्द है कल्प धन अंत, ठीक है, ध्यान देना, मिलाना और नहीं बना है तो बाद में लिखना, अभी केवल बोर्ड में नजर हो। कल्प धन अंत, इस कल्प धन अंत में पहले शब्द का अंतिम वर्ण है आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ, क्या बनेगा? आ बनेगा। आ की मात्रा लगेगी प पर और शब्द बन जाएगा यहां से कल्पांत, ऐसा, क्लियर है। ज्ञान धन आशय, अंतिम वर्ण है आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ, मेल होगा आ से, आ का शब्द बन जाएगा ज्ञानाशय, ऐसा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण है आ, पहला वर्ण है आ बनेगा, शब्द क्या बन जाएगा? विद्यार्थी, ऐसा। महाधन आशय, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ,
आ से आ का मेल होगा, आ बनेगा, शब्द बन जाएगा यहां से महाशय, ऐसा। ठीक है। अब इति धन इति, अब देखो इति में पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ई, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी ई से ई का मेल होगा, दीर्घ ई बनेगी, शब्द बन जाएगा इतीति, ऐसा। ठीक है। प्रतिधन इति, ई का मेल होगा ई से, शब्द बन जाएगा प्रतीति, ऐसा। मुनिधन ईश, छोटी ई का मेल होगा दीर्घ ई से, शब्द बन जाएगा यहां से मुनीश, ये बन जाएगा। वैसे ही दीर्घ ई का मेल होगा दीर्घ ई से, तो यहां से शब्द बन जाएगा ज्ञानीश, ज्ञानेश नहीं बनेगा, ज्ञानीश बनेगा। महीधन इप, दीर्घ ई का मेल होगा लघु ई से, शब्द बन जाएगा महीप, ऐसा। महींद्र, दीर्घ ई का मेल होगा लघु ई से, शब्द बन जाएगा यहां से महेंद्र, तो नहीं बना दियो, महींद्र बनेगा। ठीक है। वैसे ही लघु धन ऊर्जा, लघु ऊ का मेल होगा दीर्घ ऊ से, शब्द बन जाएगा यहां से लघूर्जा, ऐसा, बड़ा ऊ लग जाएगा। ठीक है। भानु धन उदय, छोटा ऊ का मेल होगा छोटा ऊ से, शब्द बन जाएगा यहां से भानुदय, ऐसा। लघु धन उष्मा, ऊ का मेल होगा दीर्घ ऊ से, शब्द बन जाएगा यहां से लघुष्मा, ऐसा। वधु धन उपकार, दीर्घ ऊ का मेल होगा लघु ऊ से, शब्द बन जाएगा यहां से वधूपकार, बनेगा ऐसा। वधु धन उत्सव, दीर्घ ऊ का मेल होगा लघु ऊ से, शब्द बन जाएगा यहां से वधूत्सव, ऐसा। भूधन ऊर्जा, दीर्घ ऊ का मेल होगा दीर्घ ऊ से, शब्द बन जाएगा भूर्जा, भूर्जी मत बना देना, क्या बनेगा भूर्जा। क्लियर है। ठीक है। हाँ देखो, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहां मैं पहले बता रहा हूं, आंसर निकालना कम से कम वृद्धि संधि तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, मजा उसके बाद आता है। कब मजा आता है? जब संधि का बेसिक क्लियर नहीं रहता और क्वेश्चन फिर बनते नहीं है। अगर बेसिक क्लियर है तो निश्चिंत रहो, पूरे संधि का एक ऐसी संक्रिया नहीं है जिसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। तो पहले काम न्यू पर, उसके बाद फिर खड़े करेंगे ना यार एंटीलिया, क्या दिक्कत है। ठीक है। पहले बेसिक पर ध्यान दो, बेसिक पर ध्यान दोगे, एक क्वेश्चन कम से कम प्रीलिम्स में और कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के माध्यम से संधि आपको हेल्प करने वाले, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक है। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको हेल्प करेगी संधि, चाहे वो उपसर्ग में हो, चाहे शब्द शुद्धि में हो, चाहे समास में हो, ये हेल्प। और संधि के खुद के क्वेश्चन, संधि विच्छेद के क्वेश्चन है कि नहीं, खुद के क्वेश्चन को अगर मिला लो तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट संधि से बनेंगे। ठीक है। तो चलो आज के लिए होमवर्क लिखो। ठीक है। आज के लिए होमवर्क, किताब रखें सभी, नहीं लिए हो अभी तक? तोर पास तो हुई, हाँ है, आप लोग नहीं लिए हो? कब लोगे यार? आज पहली क्लास है क्या आपकी? मैं बोला हूं ना, पहले दिन से बोला हूं मैं, किताब ले लेना भाई, एक तो कोई भी एक किताब ले लो, किताब होना जरूरी है यार। ठीक है। किताब अगर नहीं होगी तो फिर ये वही बिना हथियार के लड़ाई में उतरने वाली कहानी है, समझ आ रही बात? ठीक है। उसके बाद मैं आपको कितना भी सिखा लूं, कितना भी पढ़ा लूं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे संधि सीखने वाले, मतलब कोई भी टॉपिक सीखने वाले नहीं हो आप। आपको जाकर के प्रैक्टिस करनी होगी भाई। ठीक है। तो कोई भी एक किताब ले लो मार्केट से, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, जो किताब आपको लगता है पॉकेट फ्रेंडली है, रीजनेबल है,
जिसको समझने में मजा आ रहा है वो किताब ले लो, ठीक है। और अगर एकदम ऑथेंटिक सोर्स की अगर बात करोगे, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाएंगे, तो विनय कुमार पाठक, वासुदेव नंदन प्रसाद, ये दो ऐसी किताबें जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। तो इन किताबों में से कम एक किताब मैं कहता हूं आपके पास होना चाहिए, ठीक है। विनय कुमार पाठक में बहुत उदाहरण दिए हैं, आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। एक बार ये बनना चालू तो हो, मैं बता रहा हूं संधि में अगर वहां पे 200 क्वेश्चन भी दिए होंगे ना, मैं बोल रहा हूं 15 मिनट ज्यादा नहीं लगने वाला। देखते जाओगे आपको समझ में, दिमाग में संक्रिया चल जाएगी, अच्छा इनके इनके बीच में संधि हुई तो ये बना, इनके बीच में इनके इनके संधि हुई तो ये बना, तो दिमाग में चलती जाएगी संक्रिया। लेकिन पहले उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना जरूरी है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करना जरूरी है। मेहनत नहीं करोगे ना तो फिर मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा, पीछे आपके लिए फिर बोझा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पहले जा करके काम ये करो, किताब खरीदो, ठीक है। सबको बोल रहा हूं भाई, ठीक है। सब लोग पहले जा करके किताब लो, किताब से उदाहरण देख के आज दीर्घ स्वर संधि के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। कर सकते हैं इतना, ठीक है। दीर्घ संधि के जितने उदाहरण हैं सबको सॉल्व करो, और कल तक किताब आ ही जाना चाहिए, क्योंकि आज यहां पे रोक रहा हूं मैं, कल नहीं रोकूंगा। कल 2-3 संधियां एक साथ निपटा दूंगा मैं, समझ आ रही बात, ठीक है। हाँ, तो अब थोड़ी सी स्पीड करने वाले हैं हम लोग चीजों को, तो आपके पास एक सपोर्ट होना चाहिए, एक हैंडल होना चाहिए जिसको पकड़ के बैठे रहो, है नहीं तो फिर पीछे गिरोगे धन से, ठीक है। हाँ, चलो तो किताब ले लेना भाई, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है यार, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल। हाँ, बुक से लिखना, वही तो बोल रहा हूँ, बुक लेना, बुक के क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, ठीक है। मैं बोलूंगा किताब से सॉल्व करो, किताब पढ़ोगे इसी बहाने 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप। मैं दूंगा 15 क्वेश्चन दूंगा, मैं 20 क्वेश्चन दूंगा, वहां जाओगे 50 क्वेश्चन मिलेगा, समझ आई बात, ठीक है। इसीलिए ना तो मैं कभी पीडीएफ से पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं पीडीएफ से इसीलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि वहां पर चीजें एकदम सीमित हो जाती हैं, ठीक है। वही सारी चीजें बता पाऊंगा जो पीडीएफ में लिखी हैं, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं देखे होगे मैं पीडीएफ डाल के उसको उसको वो कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाता वैसे, ठीक है। वो मतलब मजा नहीं आता मेरे को पढ़ाने में, ठीक है। चलो कल किताब ले ही लेना भाई, प्रैक्टिस करना है अपने को, ठीक है। और फोड़ना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अभी, ठीक है।